इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होना। इवोल्यूशन जो होती है डिटरमाइन नहीं है कि अब ये होगा अब ये होगा, ये स्टोकेस्टिक है, यानी कि रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। ब्रांचिंग पैटर्न ये आगे पढ़ेंगे। देखो सिंपल से अगर कॉम्प्लेक्स बनता है इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन जाए तो इसे बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव। एवोल्यूशन स्लो होता है, लगातार हो रहा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यूनिट यानी कि किस पर एवोल्यूशन होता है? पॉपुलेशन। रॉ मटेरियल यानी किसके द्वारा एवोल्यूशन होता है? वेरिएशन के द्वारा, मतलब वेरिएशन आता है तभी तो एवोल्यूशन होगा। डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन क्या है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी अगली जनरेशन बस इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन है। यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था और अर्थ का ओरिजिन जो है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और लाइफ का ओरिजिन 4 बिलियन ईयर्स अगो। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ के बनने के कितने साल बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ था? 500 मिलियन साल बाद। ठीक। अब लाइफ भी दो तरीके की, नॉन सेलुलर और सेलुलर। नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो आई थी और सेलुलर लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक। नॉन सेलुलर मतलब जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये जाइंट मॉलिक्यूल्स। और सेलुलर लाइफ जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और अर्थ। देखो पहले क्या था, एक सिंगल एंटिटी थी, उसमें जो है बीच में सॉलिड एंटिटी और यहाँ पे डस्ट और इनर्ट गैसेस वगैरह थी। एक फिर उसके बाद सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। फिर उससे गैलेक्सीज बनी और नेबुला बने। नेबुला कुछ नहीं, ये डस्ट और गैस का क्लाउड होता है। देखो फिर क्या हुआ, सोलर सिस्टम बना। हमारे सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट्स होते हैं। हम अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ पर सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो कम होने लगा और अंदर की तरफ टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। वॉल्केनिक इरप्शन से क्या हुआ, गैसेस निकलने लगी, जैसे मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, CO2 और H2। अब यहाँ पे देखो O2 नहीं निकली, तो यानी कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीजन नहीं थी। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर मतलब शुरू का जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। फिर बहुत सारे रिएक्शंस हुए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने, जैसे ये 2H2O है, यहाँ पे यूवी रेस पड़ी इस पर, 2H2 और O2 बने। यहाँ पे देखो फ्री ऑक्सीजन अभी भी एब्सेंट थी, ये फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। फ्री ऑक्सीजन कैसे बनी थी? तो साइनोबैक्टीरिया ओशंस के अंदर इवॉल्व हुए, उन्होंने फोटोसिंथेसिस करी और वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन बनी। उसके बाद एक ये भी है, ओजोन कैसे बनी? कुछ नहीं, 2O2 के मॉलिक्यूल एक O2 के मॉलिक्यूल से कंबाइन हुए, यहाँ पे 2O3 बन गया, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज है, जैसे में से एक ये है स्पेशल क्रिएशन। ये बोलती है कि जो लाइफ है वो एक सुपर नेचुरल पावर ने हमें गिफ्ट करी है और वो सुपर नेचुरल पावर जो है वो इनविजिबल है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ इसे ए बायोजेनेसिस बोलते हैं। इसके हिसाब से कि जो लाइफ है वो सड़े गले मेटल से आई है, यानी भूसे से, मर्ड से बनी है। ठीक। पैनस्पर्मिया की थ्योरी क्या कहती है कि जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे उनका ऐसा मानना था कि लाइफ की यूनिट्स होती हैं स्पोर, और ये स्पोर जो है ना हर एक प्लैनेट पर ट्रांसफर किए गए हैं और हमारे अर्थ पे भी ट्रांसफर किए गए हैं। थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉफिज्म ये कहती है कि अर्थ पर जो है समय समय पर प्रलय आती रहती है। इससे क्या होती है कि जो पुरानी जो इस लाइफ फॉर्म होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और नई लाइफ फॉर्म आ जाती है। जैसे पहले मानते थे कि डायनासोर होते थे, बहुत बड़ी प्रलय आई, वो खत्म हो गए, नई लाइफ फॉर्म आ गई। ठीक। अब ये ओरिजिनल हेल्डिन थ्योरी ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखो कि ये जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी ना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली ये थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, इसको गलत साबित किया था लुईस पास्चर ने अपनी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दे करके। इन्होंने क्या करा, कुछ नहीं, फ्लास्क में वाटर लिया, शुगर लिया, यीस्ट लिया, स्टेलाइजेशन करिए, यानी बैक्टीरिया को मार दिया, उसको मार दिया, किल कर दिया। उसके बाद दो कंडीशन ली, एक यहाँ पे इन्होंने नेक को स्वान कर दिया हीट करके, यानी क्लोज कर दिया, और एक में जो है ओपन रखा। यहाँ पे देखा, यहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो होगा, यहाँ पे ग्रो नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे लाइफ ग्रो नहीं हुई, तो यहाँ पे इन्होंने ये साबित किया कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग, सॉरी यहाँ पे लाइफ जो है ग्रो नहीं हुई, यहाँ पे लाइफ ग्रो हो गई। तो इन्होंने ये साबित किया कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही आती है, यानी कि पहले से यहाँ पे यीस्ट था तभी यहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। ऑमनिस फाइवम एक्स विवो। फिर देखेंगे हम थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेंसी या मॉडर्न थ्योरी, ओपरेन और हेल्डेन ने दी थी। इनका मानना ये था कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन होकर के उन्होंने कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बनाया। किसके किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर, और एनर्जी सोर्सेज इन्होंने एनर्जी का इस्तेमाल किया। इनकी एनर्जी सोर्सेज क्या थी? वॉल्केनिक इरप्शन से जो हीट निकली थी वो, क्लाउड से लाइटनिंग, यूवी रेस, एक्सरेज। ठीक है, इनके हिसाब से लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ था? वाटर में हुआ था। और अलेक्जेंडर ओपेरिन जो कि रशियन बायोकेमिस्ट था, इसने बुक लिख दी ओरिजिन ऑफ लाइफ। JBS हेल्डेन ये इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट था, ये बाद में इंडिया में सेटल हो गया था भुवनेश्वर में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, जैसे कि पहले जो है ना शुरू में जो है ना ये फ्री एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। फिर क्लाउड हुआ, दिन हुई, उससे कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे NH3 जो है अमोनिया सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था इनके हिसाब से। फिर लाइटनिंग हुई, उसके बाद जो है कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जैसे मीथेन जो है पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। ठीक, इस थ्योरी के हिसाब से। फिर यहाँ पे रेडिएशन हुई तो कुछ यहाँ पे और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जैसे कि सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, फिर हाई टेम्परेचर के द्वारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, जैसे कि कॉम्प्लेक्स शुगर, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA। ठीक है,
अब उसके बाद क्या हुआ कि इन सब ने मिल के लाइफ फॉर्म बना ली, ठीक है। इसको नाम दिया था हेल्डे ने हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप का मतलब क्या है कि जैसे एक कटोरा लो आप, ठीक है, उसमें जो है ना आप ये कॉम्प्लेक्स शुगर डाल दो, प्रोटीन डाल दो, फैट डाल दो, न्यूक्लिक एसिड डाल दो, तो एक सूप बन गया। अब सूप को गर्म कर दो तो लाइफ फॉर्म बन जाएगी। तो ये हुआ इसका मतलब हॉट डाइल्यूट सूप। इसको प्रीबायोटिक सूप भी बोला। प्रीबायोटिक सूप मतलब क्या है, प्री मतलब पहले, बायोटिक मतलब लाइफ। तो लाइफ बनने से पहले जो सूप था एक तरीके का जो मिक्सचर था जिसको हमने गर्म करा तो लाइफ फॉर्म बन गई इनके हिसाब से। उसके बाद हम बायोजेनेसिस देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट्स। प्रोटोबायंट्स क्या होते थे, प्रोटोबायंट्स होते हैं प्रिकर्सर ऑफ लिविंग सेल। ऐसा माना जाता है कि लिविंग सेल बनने से पहले जो बने थे वो प्रोटोबायंट्स बने थे। प्रोटोबायंट का रोल हो सकता है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। ये दो टाइप के थे, कोर्सरवेट्स और माइक्रोस्फेयर्स। अब देखो सबसे पहले किसका ओरिजिन हुआ था, कीमो हीटोट्रॉफ्स आए थे पहले। कीमो हीटोट्रॉफ जो है वो हीटोट्रॉफ मतलब दूसरे से जो न्यूट्रिशन है वो लेते थे, ठीक। कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा खुद खाना बनाते थे, और फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब जो लाइट रिएक्शन के द्वारा खुद अपना खाना बनाते थे लाइट से, उनकी मदद से। अब इवोल्यूशन के फेवर में कई सारे एविडेंसेस भी है, जैसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब फॉसिल रिकॉर्ड से हम एविडेंस दे सकते हैं। एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, दो ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि हाँ इसके एंसेस्टर सेम थे, यानी इनमें एवोल्यूशन हुआ। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करके हम बता सकते हैं, और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से आगे देखेंगे इसको। सबसे पहले ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। देखो फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। कितने टाइप के लोग होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, ये 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर स्टडी की जाती है पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, जो लाइफ जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको जो हार्ड पार्ट हो गए जैसे हड्डियाँ हो गई जो बची रह जाती हैं सालों साल, उसको बोलते हैं फॉसिल। अब इनकी एज कैसे पता लगाती है, रेडियो एक्टिव डेटिंग से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से इस्तेमाल होते हैं, यूरेनियम 238 और C288 है सॉरी, ये ओके, और C14, ठीक है। बस इतना ही याद रखेंगे इसमें। एम्ब्रियोलॉजी का सपोर्ट की बात करें तो इसमें नाम आता है अर्नेस्ट हैकल अर्नेस्ट हैकल का। अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोला, ऑन्टोलॉजी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। रिकैप्चुलेट मतलब रिपीट, ऑन्टोलॉजी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो किसकी तरह होती हैं, जैसे इनके एंसेस्टर्स जो थे जिनसे ये इवॉल्व हुए हैं उनकी मिरर करती है, यानी उनकी तरह से होती है। अर्नेस्ट हैकल ने क्या करा, इसने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो कि सारी वर्टिब्रेट्स में कॉमन होती हैं और एडल्ट में एब्सेंट होती हैं, सॉरी, फीचर्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में सब वर्टिब्रेट्स में कॉमन होते हैं और लेकिन वो फीचर एडल्ट में नहीं एब्सेंट होते हैं, उसको एब्जॉर्व किया। जैसे कि embryos of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit just behind the head। यानी कि ह्यूमंस जो सारे वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एक जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें एक गिल स्लिट डेवलप हो जाती हैं हेड के पीछे। अभी गिल स्लिट जो होती है ह्यूमन में तो क्या होती है, वेस्टिजियल होती हैं, लेकिन सारी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में ये स्टेजेस आते ज़रूर है, बट इट इज़ फंक्शन इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अडल्ट वर्टिब्रेट्स। यानी कि जो गिल स्लिट होती हैं ये सिर्फ फिश में फंक्शन होती है और एडल्ट वर्टिब्रेट्स में इनका कोई भी काम नहीं होता, वेस्टिजियल होती हैं। तो ऐसा क्यों बनती हैं ये, ठीक, कि गिल स्लिट चाहे काम आए या ना आए एडल्ट स्टेज में, लेकिन बनती ज़रूर है एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में, ठीक। अब इस थ्योरी को, अर्नेस्ट हैकल की थ्योरी को डिसअप्रूव करा था कार्ल अर्नेस्ट फॉनबियर ने। इसने बोला था कि एम्ब्रियो जो है कभी भी दूसरे एनिमल्स की एडल्ट स्टेजेस को पास नहीं करता। जो पीछे जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस था उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक। बाकी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है इंपॉर्टेंट। होमोलोगस ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग होते हैं। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। होमोलोगस ऑर्गेनिज्म, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इनकी एंसेस्ट्री मानी जाती है कॉमन थी, ठीक। मतलब जैसे ये एक एंसेस्टर था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, उससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन काम अलग अलग करेंगे ये ऑर्गन्स। एग्जांपल जैसे जो 4 लिम्स होते हैं ना किसके, मैन के, चीता, वेस, बैट्स के यानी चमगादड़ के, इनका जो बोन्स का जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है। 4 लिम्स का बोन का जो पैटर्न रहता है सेम रहता है, ठीक ठीक। लेकिन ये फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑल हैव ह्यूमर, सभी के 4 लिम्स में ह्यूमरस होती है, जो बोन होती है, रेडियस, अनला, कार्पस, मेटाकार्पस होती हैं, लेकिन फंक्शन अलग है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चर है लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो हुआ है ड्यू टू डिफरेंट अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड। यानी कि स्ट्रक्चर सेम था लेकिन उनके जो ज़रूरतें थी वो अलग अलग थी, ठीक। अब जैसे कि द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई,
तो कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो और बटरफ्लाई, इनका जो माउथ पार्ट होता है उनका स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फंक्शन अलग है। जैसे थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया और कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी, मतलब थॉर्न, टेंड्रिल्स और बोगनविलिया और कुकुरबिटा स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखो एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन इसके जस्ट अपोजिट होते हैं कि इनका फंक्शन सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का जो है एग्जांपल है। कैसे, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी सेम ज़रूरत है थी, ठीक है, तो इन्होंने अपना जो है ना, ये मतलब स्ट्रक्चर इनका अलग अलग था लेकिन इनकी सेम नीड थी, तो उसकी वजह से ये फंक्शन सेम परफॉर्म करने लगे। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स और बटरफ्लाई दोनों के विंग्स बहुत अलग होते हैं, लेकिन काम क्या है, सेम है, उड़ना। पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन्स, इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि शार्क का जो फिन होता है और डॉल्फिन के जो ये और पेंगुइन्स के जो फ्लिपर्स होते हैं, फंक्शन अलग अलग, सॉरी स्ट्रक्चर अलग अलग है, फंक्शन सेम है। जैसे हनी बी और स्कॉर्पियन, इनके स्टिंग, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन काम सेम है, फंक्शन सेम है, ठीक है। आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ मैमल, फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर अलग। स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है और पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है। तो इनका क्या होता है, फंक्शन सेम, ठीक, और स्ट्रक्चर अलग अलग। और ये एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर थे वो सेम डायरेक्शन में डेवलप हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेम तरीके की नीड को अडेप्ट कर लिया, यानी इनकी जो ज़रूरतें थी वो सेम थी। अब यहाँ पे देखिए, ये है एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये वाला पार्ट। देखो इसमें क्या बोला है कि सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कुछ जीन्स और प्रोटीन जो है वो सेम होते हैं। गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री, ये हमें क्या बताती है कि अच्छा इनकी एंसेस्ट्री कॉमन रही होगी। These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among the diverse organisms. ये बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ हमें यही बताती है कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम रहे होंगे। जैसे ट्रिप्सिन जो होता है ना एंजाइम, ये इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है, वर्टिब्रेट्स में भी होता है, और पेप्सिन एंजाइम वर्टिब्रेट्स में होता है, सारे वर्टिब्रेट्स में होता है। तो ये हमें ये बताती है चीज़, इनके एंसेस्टर्स सेम होंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो, मैन हैज़ बेस्ट सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी, यानी कि मैन ने, यानी कि इंसानों ने एनिमल्स और प्लांट्स को जो है ना सेलेक्ट किया जिसमें अच्छे करेक्टर्स थे, फिर उनको आपस में ब्रीडिंग करा दी, ठीक है, ताकि जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म बने उसके अंदर दोनों जो प्लांट्स या एनिमल्स जो इनका ब्रीडिंग कराई है उसके दोनों के जो है फीचर्स आ जाएँ। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अब ये जो इंटेंसिव प्रोग्राम था यानी कि ब्रीडिंग का जो ह्यूमन ने किया, क्रिएटेड ब्रीड्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रीड्स, इसने ऐसे ब्रीड्स बनाई जो कि दूसरी ब्रीड से अलग होती हैं, बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप, यानी कि सेम ग्रुप होता है। जैसे डॉग जो है, डॉग कई तरीके के होते हैं, जैसे कि रोटविलर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, ठीक है, तो उनकी ब्रीड अलग अलग है ना, लेकिन ग्रुप तो सेम ही है तो डॉग ही। विद इन एनसीईआरटी लाइन है, विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि इंसान जो है इतनी ब्रीड्स बना सकते हैं जितनी कि नेचर लाखों सालों में भी नहीं बना सकता। कैसे? सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा करके। अब यहाँ पे देखो, ये एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, इसका एग्जांपल है इंग्लैंड का, ठीक है। यहाँ पे किसका एग्जांपल है? पेपर्ड मोथ बिस्टन बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है। तो क्या हुआ 1850 में, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, इंडस्ट्री लगने के पहले कोई धुआं वगैरह नहीं, पोल्यूशन नहीं होता था, ठीक है, पोल्यूशन कम था, तो जो वाइट विंग मोथ थी उनका नंबर ज़्यादा था और ब्लैक विंग मोथ का जो है नंबर कम था। ऐसा क्यों भाई? ये जैसे मान लो कोई ट्री है, उस पे ये है, उस पे जो है लाइकेंस लगे रहते थे। लाइकेंस क्या होते हैं? एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। यहाँ पे अच्छा मतलब इन्वायरमेंट होगा, पोल्यूशन कम होगा तो वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइकेंस जो है ना, ये लाइकेंस ये कैमोफ्लेज कर लेते थे वाइट, मतलब सॉरी, ये वाइट विंग जो मोथ है वो लाइकेंस के साथ कैमोफ्लेज कर लेती थी, यानी कि जो है ना ये इनके बैकग्राउंड में छुप जाती थी, प्रीडेटर को दिखती नहीं थी, और डार्क कलर की जो है वो अलग ही चमक जाती थी इनको, प्रीडेटर को। तो प्रीडेटर से डार्क विंग वाली जो है ना मौत को खा जाते थे, ये बच जाती थी, इस वजह से इनके नंबर कम थे, ये ज़्यादा थे। अब उसके बाद क्या हुआ 1920 के बाद, भाई इंडस्ट्री लगी, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, और तुम्हें पता है लाइकेंस वहाँ ग्रो नहीं करते जहाँ पे
बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो लाइकेंस चले गए तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्री कैसी होती है, डार्क कलर की होती है। जो डार्क विंग मोथ थी वो तो अपने आप को कैमोफ्लेज करने लगी, लेकिन वाइट जो है वो अलग ही चमकने लगी प्रीडेटर को। प्रीडेटर अब वाइट विंग मोथ को खाने लगा। तो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाइट विंग वाली जो मोथ है उसका नंबर कम हो गया, ख़त्म नहीं हुए, कम हो गए। ब्लैक विंग वाली जो मोथ है उसका नंबर बढ़ने लगे। ठीक है, लाइकन्स कौन, लाइकन्स किसकी वजह से चलेंगे, एयर पोल्यूशन की वजह से। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो यहाँ पे एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इंग्लैंड की कहानी है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इसकी यूनिट क्या होती है, इंडिविजुअल, मतलब ये किस पर होता है, एक किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। जैसे हमने अभी देखा था एवोल्यूशन, वो किस पर होता है, वो पॉपुलेशन पर होता है ना, और ये इस नेचुरल सिलेक्शन किसी एक इंडिविजुअल पर होता है। इसमें क्या होता है कि इन अ कलेक्शन ऑफ पेपर्ड मॉथ मेड इन 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले 1850 में जो पेपर्ड मॉथ होती है जिसका नाम है बिस्टन बेटुलेरिया, उसको जो है कलेक्ट किया। ठीक है, हमने ये पाया वाइट विंग मॉथ ज़्यादा थी डार्क विंग मॉथ से। डार्क विंग मॉथ को जो है मेलानाइज्ड मॉथ्स भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद यानी 1920 के बाद एक और कलेक्शन किया गया। वहाँ पे देखा कि डार्क विंग मॉथ ज़्यादा थी उसी सेम एरिया में, और वाइट विंग वाली जो है कम थी। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया कि इन्होंने बोला प्रीडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। पहले लाइकन थे, तो लाइकन भी जो है ऐसे बोल सकते हो लाइट कलर के ही होते हैं, तो उसके पीछे ही छुप जाती थी, मतलब वो उसके जो है कैमोफ्लेज कर लेती थी वाइट विंग वाली, तो वो बच जाती थी। और ब्लैक वाली अलग ही दिखती थी, डार्क थी, चमक जाती थी प्रेडेटर को, तो उसे खा लेता था। उसके बाद क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कि लाइकन चले गए क्योंकि पॉल्यूशन आ गया, लाइकन पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करेंगे। अब वहाँ पे जो है ट्री की जो बार्क होती है वो कैसी होती है, डार्क होती है ना, तो वहाँ पे जो डार्क विंग मोती है वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेगी। ठीक है, छुपा लेगी, दिखेगी नहीं। लेकिन जो वाइट वाली होगी वो तो अलग ही चमकेगी ना प्रेडेटर को, तो प्रेडेटर उसको खा लेगा। अब क्या हुआ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के दौरान क्या हुआ, ट्री की जो ट्रंक है वो कैसी हो गई, डार्क हो गई इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट की वजह से। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो वाइट विंग मॉथ है वो सर्वाइव नहीं कर पाई। ठीक है, और जो डार्क विंग मॉथ है वो सर्वाइव कर गई, वही कैमोफ्लेज की वजह से। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या था, यहाँ पे वाइट कलर लाइकन उसकी ग्रोथ हुई थी ट्रीज़ पर। ठीक है, इससे क्या होता था, वाइट विंग वाली जो मॉथ थी वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती थी, डार्क वाली नहीं कर पाती थी। ठीक है, अच्छा, अब इसका सपोर्ट क्या है कि रूरल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जहाँ पे पॉल्यूशन कम होता है, वहाँ पे जो है जो डार्क मॉथ है उनका काउंट अभी भी लो है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, एयर पॉल्यूशन कम है, वहाँ पे लाइकन ग्रो कर जाएगी। लाइकन कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, ट्री पे ग्रो कर गई वाइट कलर की लाइकन। वाइट विंग मॉथ आएगी वो कैमोफ्लेज कर लेगी, प्रीडेटर्स को देख नहीं पाएगा। डार्क विंग मॉथ होगी उसको वो अलग ही चमक जाएगी वाइट बैकग्राउंड में पीछे, और डार्क जो प्रीडेटर होगा उसको देख करके एकदम अलग से पहचान लेगा, उसको खा लेगा। ठीक है, तो रूरल एरियाज़ में अभी भी डार्क विंग मॉथ जो है वो कम होती है, वाइट विंग मॉथ ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन, यानी जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो। तो मिक्स पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं, मतलब एक ही स्पीची हो उसके डिफरेंट मेंबर्स हो। तो मिक्स पॉपुलेशन में जो अपने आप को अडेप्ट कर पाए वही सर्वाइव करेंगे, और उनका ही जो है उनका ही नंबर्स बढ़ेंगे, उनकी ही पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना नो वेरिएंट इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाइट विंग वाली मौज जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो कम हुई है। कोई भी वेरिएंट जो है, कोई भी ब्रीड वो ख़त्म नहीं होती। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा एनवायरमेंटल, ये देखो अब बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करने की वजह से इससे क्या हुआ कि ऐसी ऐसी हर्ब्स और पेस्ट की सिलेक्शन हो गया जो कि इन हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को क्या कर सकती थी, रेसिस्ट कर सकती थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो रेसिस्ट नहीं कर पाई वो ख़त्म होती गई, और जो हर्ब्स और पेस्टिसाइड इन हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को रेसिस्ट करते थे, इनसे बच जाते थे, उनका नंबर ग्रो कर गया। ठीक है, इसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन एक्शन के द्वारा कोई भी एवोल्यूशन हुआ इसे बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, एनवायरमेंटल चेंज कॉज्ड बाय पीपल या ह्यूमन बींग्स। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है इट इज़ अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस होती है, बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स आया था शायद, चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स। चांस इवेंट्स मतलब क्या हुआ भाई, इंडस्ट्री लग गई, एयर पोल्यूशन आ गया, ठीक है, वो जो है लाइकन चले गए, चांस इवेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन एवोल्यूशन प्रोसेस गिविंग राइज टू न्यू स्पीशीज अडेप्ट टू न्यू हैबिटेट, यानी कि एक स्पीशीज़, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डार्विन जो है, सबसे पहले इनकी शिप का नाम याद करो, HMS स्पीकर।
इन्होंने बुक लिखी थी ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन। देखो ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी, ओपेरिन ने लिखी थी। वो उसका नाम था ऑरिजिन ऑफ लाइफ, और ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन ये डार्विन ने लिखी थी, ठीक है। तो ये डार्विन कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड में गए थे। इन्होंने वहाँ पे छोटी छोटी ब्लैक बर्ड्स थी उनको ऑब्जर्व किया, जिनको बाद में नाम दे दिया गया डाइविन फिंचेस, और ये उसकी कितनी स्पीशीज़ थी, 13 स्पीशीज़ थी, ठीक है। अब ये इस बात को देख करके चौंक गए कि भाई इतने छोटे से आइलैंड में एक ही बर्ड की इतनी सारी स्पीशीज़ कैसे हो सकती हैं। ऑल वेराइटी, देयर वर मैनी वेराइटीज़ ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। ऑल वेराइटीज़ ऑफ फिंचेस हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक ड्यू टू एडेप्टेशन। इन्होंने देखा कि जो डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ थी उसकी फिंचेस की, उनकी बीक अलग अलग थी। तो क्या उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि जैसे जो बर्ड्स थी वो पहले सीड खाती होंगी, उसके बाद जो है वो फ्रूट ईटिंग बन गई, इंसेक्ट ईटिंग बन गई, कैक्टस ईटिंग बन गई, यानी कि उनकी ईटिंग हैबिट जो है वो अलग अलग हो गई। तो उसके हिसाब से उनकी जो बीक थी, चोंच थी, वो भी अलग अलग हो गई, ठीक है। उसने भी जिस तरीके की तुम खाना खा रहे हो उस तरीके से अपनी बीक जो है उसने चेंज कर ली, अडेप्ट कर ली, ठीक। दिस प्रोसेस ऑफ evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitats। ये एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन है। इसने बोला, इसमें कहा जा रहा है कि एक गिवन जोग्राफिकल एरिया में जो है बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ का होना, मतलब एक पहले वो एक ही स्पीशीज़ थी, फिर उनकी ईटिंग हैबिट या फिर जो उनकी जो उन्होंने डिफरेंट हैबिटेट को अडेप्ट कर लिया, उसकी वजह से नई नई स्पीशी बन गई उनकी। इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की वजह से जो रेडिएशन हो गया, रेडिएशन मतलब ये रेडिएट कर गई, मतलब अलग अलग स्पीशी बन गई एक ही से। अब इसका एक और एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल। अ नंबर ऑफ मार्सूपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। मतलब एक ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट, मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक गिवन जोग्राफिकल एरिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही यहाँ पर मार्सूपियल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो ग्रो हो गई, ठीक। When more than one adaptive relation appear to have occurred in an isolated geographical area, can call convergent evolution। अगर एक ही जोग्राफिकल एरिया में एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन होता है तो उसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, प्लासेंटा मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में ही ये इनके अंदर भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, ठीक है। इसमें भी प्लासेंटा मैमल्स की कई सारी स्पीशीज़ इवॉल्व हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन हुआ ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियस का भी और प्लासेंटा मैमल्स का भी। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब एक ही जोग्राफिकल एरिया में एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। मतलब कि इसकी जो स्पीशीज़ होंगी वो इसकी तरीके से होंगी, यानी इसके जैसी होंगी, सिमिलर होंगी। कैसे, जैसे यहाँ पे प्लासेंटा मैमल में वॉल्फ जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल का जो तस्मानियन वॉल्फ होता है उसके जैसे सिमिलर होगा। बॉब कैट, तस्मानियन टाइगर कैट, लेमूर, स्पॉटेड कस्कस, एंटीएटा निम्बेट, ठीक। मोल, मार्सूपियल मोल, माउस, मार्सूपियल माउस, फ्लाइंग स्क्वायरल, यहाँ पे फ्लाइंग फ्लाइंजर होता है। बस ये ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्पल किसके थे, प्लासेंटा मैमल्स के थे, और ये वाले किसके थे, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स के। ये याद नहीं रहता, ठीक। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जिसमें छोटे छोटे नेम्स हैं वो प्लासेंटा मैमल्स के हैं, तो जिसमें बड़े बड़े नेम्स है जैसे तस्मानियन वॉल्फ, तस्मानियन टाइगर कैट, ठीक, वो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स के हैं। अच्छा, जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में हो तो उसे पैरेलल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में हो तो उसे पैरेलल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या हुआ। देखो कि जैसे यहाँ पे एक क्लास में यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया लिया, उसको जो है मीडियम 1 पर ग्रो किया, ठीक है। उस कॉलोनी को बोला ए कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी ए। उसके बाद इन्होंने मीडियम चेंज करा। मीडियम चेंज करने पर देखो ये और ये वाली जो कॉलोनी जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाई, ये जो है सर्वाइव कर गई। इसको नाम दिया गया बी कॉलोनी, बी कॉलोनी, ठीक। अब यहाँ पर जो नए मीडियम को सर्वाइव कर पाई, यानी कि ये वाली, ये एक नई स्पीशी बन गई। क्या बन गई, नई स्पीशी बन गई। और दूसरी बात हमें से क्या पता लगी कि ये जो बी वाली कॉलोनी है वो उसकी फ़िटनेस ज़्यादा है ए वाली से। क्यों ए जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई, मीडियम चेंज कर नहीं पाई, बी जो है अभी भी देखो मौजूद है, सर्वाइव कर गई, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया ही क्यों लिया है यहाँ पे, भाई बैक्टीरिया इस वजह से लिया क्योंकि ये जो है ना इनकी कॉलोनी बनना, उनका फिर मीडियम चेंज करके नई स्पीशी में इवॉल्व होना, ये कुछ डेज में हो सकता है। लेकिन अगर हम फिश या फिर फाउल लेंगे तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगा, इवोल्यूशन है भाई, ठीक।
अब यहाँ पे देखो, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन शुरू हुआ था कब? जब सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जिनकी व्हेन विद डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेट ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अर्थ पर सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आई जिनकी जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी थी वो अलग अलग थी। यानी कि जैसे किसी को डिजीज़ हो गई तो ये दो ऑर्गेनिज्म है, एक की मेटाबॉलिक कैपेसिटी कमज़ोर, एक की स्ट्रॉन्ग है। अब डिजीज़ होगी तो जो कमज़ोर वाली जिसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी है वो तो ख़त्म हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग वाला सर्वाइव कर जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिक कैपेसिटी थी। तो मेटाबॉलिक कैपेसिटी में डिफरेंस होगा तभी तो एक सेलेक्ट होगा, एक जो है चला जाएगा। ठीक, तो ये नेचुरल सिलेक्शन कब शुरू हुआ था? जब डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेसिटीज़ वाले सेलुलर फॉर्म्स अर्थ पर ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद देखो, एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज़ नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि डार्विन की जो थ्योरी एवोल्यूशन के बारे में, उसका एसेंस, मेन बात क्या है इसमें? नेचुरल सिलेक्शन है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। ये इसके बारे